डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का टॉपिक इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल विद एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युत द्विध्रुव की बाह्य एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ अन्योन क्रिया टॉपिक पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ और इसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। ध्यान से सुनेंगे, कोई दिक्कत आए तो मुझसे बात कर सकेंगे। पिछले व्याख्यान के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, क्वाड्रोपोल मोमेंट क्या होता है, इसके बारे में मैंने जानकारी दी थी। तो आज मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए और ये जो डाइपोल होता है वो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से किस तरह से इंटरेक्शन करता है, किस तरह उसकी अन्योन क्रिया होती है और ऐसी स्थिति के अंदर जो उसकी एनर्जी होती है वो कितनी होती है, किन बातों पे निर्भर करती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे समान होती है और सेम डायरेक्शन में होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको क्या नाम दिया जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया जाता है। यदि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्थापित किया जाता है, रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस पर क्या बल लगेगा, उस पर किस तरह से टॉर्क लगता है, इसको समझने के लिए और मैंने ये फिगर इसके अंदर दिखाई है। इस फिगर के अंदर जो डाइपोल रखा है, इस डाइपोल ए बी डायरेक्शन के अंदर रखा हुआ है। तो उसके लिए मान लीजिए कि लंबाई डी का एक विद्युत द्विध्रुव ए बी किसी समविद्युत क्षेत्र ई में स्थित है। ए पर -q तथा बी पर +q आवेश स्थित है और विद्युत द्विध्रुव की अक्ष विद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण बनाती है। जैसा कि मैंने इस फिगर के अंदर यहाँ इसके अंदर दिखा दिया है। ये बी है जहाँ +q रखा है, ये ए पॉइंट है जिसपे -q वो चार्ज रखा हुआ है, दोनों के बीच के डिस्टेंस डी है और ये एंगल कितना बनाता है, थीटा बनाता है। तो ये जो डिस्टेंस बी सी है, इस डिस्टेंस बी सी का मान कितना आ जाता है, डी साइन थीटा आ जाता है। समविद्युत क्षेत्र के कारण बी पर स्थित आवेश +q पर क्षेत्र की दिशा में बल +qe, जैसा मैंने इसके अंदर लिख दिया है, ये इसमें लगता है, तथा ए पर स्थित आवेश -q पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल -qe, जैसे ये इसके अंदर लगता है। परंतु इनकी जो दिशा होती है दोनों स्थितियों के अंदर वो कैसे होती है, विपरीत दिशा के अंदर होती है। इसलिए समविद्युत क्षेत्र में स्थित डाइपोल पर अर्थात द्विध्रुव पर कार्यकारी परिणामी बल का मान कितना हो जाता है, F इक्वल टू, यहाँ इस इक्वेशन के अंदर दे रहा F इक्वल टू QE माइनस QE दैट इज इक्वल टू 0। अर्थात समविद्युत क्षेत्र में स्थित डाइपोल का रेखीय विस्थापन नहीं होगा क्योंकि इस पे कोई बल कार्य, परिणामी बल कार्य नहीं करता है। परंतु समविद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव के ध्रुवों ए व बी पर समान परिमाण के परंतु विपरीत दिशा में बल कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप डाइपोल पर एक टॉर्क अर्थात बल युग्म कार्य करता है, जो कि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इस बल युग्म का आघूर्ण टो का परिमाण मैं यहाँ इससे निकाल सकता हूँ। तो टो का जो परिमाण है वो कितना होगा, टो इक्वल टू बल का परिमाण इंटू बल की कार्यकारी रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ ये जो टो है, यहाँ इस इक्वेशन के द्वारा मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ।
यह जो बल का परिमाण है, बल का परिमाण कितना होगा, Q इंटू ई होगा। और यहाँ बलों की कार्यकारी रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, BC होगी। मैंने फिगर के अंदर BC को इसके अंदर रिप्रेजेंट कर रखा है, दिखा रखा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ जो BC है उसका मान D साइन थीटा, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ जो टो है, टो का मान QED साइन थीटा आ जाता है, और टो इक्वल टू P इंटू ई साइन थीटा। यहाँ इक्वेशन ये हमें मिल जाती है, अर्थात उसके ऊपर लगने वाला जो बल आघूर्ण है उसका मान कितना होगा, PE साइन थीटा। जो P है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका मान कितना होता है, QD के बराबर होता है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अतः बल आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव को, डाइपोल के केंद्र O से गुजरने वाले लंबवत अक्ष के सापेक्ष प्रदर्शित स्थिति में दक्षिणावर्ती दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। यह दिशा दक्षिणावर्ती पेच के नियम के अनुसार सदिश P तथा E के सदिश गुणनफल से प्राप्त होती है। तो राइट हैंडेड जो स्क्रू लो है, तो उससे और इसकी डायरेक्शन को निकाल दिया जाता है। तो बलाघूर्ण को सदिश रूप में लिखने पर, क्योंकि ये जो P और E है, PE साइन थीटा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, टो वेक्टर टो इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, जहाँ वेक्टर P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइपोल मोमेंट को, क्योंकि ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ जो इसका रिजल्ट मिलता है टो, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ ये जो टो है इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर सदिश निरूपण में उसका इस इक्वेशन 2 के द्वारा रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाता है। अब यहाँ ये जो अधिकतम बलाघूर्ण का मान कब होगा, न्यूनतम कब होगा, इनकी स्थिति देखते हैं। तो यहाँ ऐसी स्थिति के अंदर जो थीटा है उस थीटा का मान कितना हो जाता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री जब होता है, तो ऐसी स्थिति में साइन 90 का मान कितना हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर इसका जो मान है मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाती है, P इंटू ई के बराबर आ जाती है। तो यहाँ ये इस इक्वेशन 3 के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, टो मैक्स इक्वल टू QE साइन 90 और दैट इज इक्वल टू PE न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ इक्वेशन 3 के द्वारा इसको लिख देते हैं। जबकि इसका विपरीत जब पार्ट देखते हैं तो न्यूनतम जो बलाघूर्ण है वो थीटा इक्वल टू 0 के लिए प्राप्त होता है, अर्थात जब विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के अनुदिश है। तो ऐसी स्थिति में T मिनिमम, यहाँ ये जो मिनिमम वैल्यू आएगी, ये मिनिमम अर्थात टो मिनिमम इक्वल टू क्या आ गया, टो मिनिमम इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ जाता है, इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू इसकी QE PE के बराबर होती है, जबकि मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है, 0 के बराबर होती है। अभी इसको आगे बढ़ाते हुए, यदि डाइपोल को कोण θ1 से θ2 तक घुमाने के लिए घुमाया जाता है तो उसके द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। तो किया गया कार्य का मान कितना होगा, उस किए गए कार्य की जो वैल्यू है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल, यहाँ सपोज करो कि जो डाइपोल है उसको θ1 से और θ2 तक उसको घुमाया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा उसको यहाँ लिख सकते हैं कि W इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम θ1 टू θ2 टो इंटू डी थीटा। तो यहाँ जो टो की वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं, इस टो की वैल्यू कितनी है, PE साइन थीटा। तो इसके अंदर ये हम रख देते हैं, तो इससे मिलता है W इक्वल टू θ1 इंटीग्रल फ्रॉम θ1 टू θ2 PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, साइन थीटा का माइनस कोस थीटा हो जाता है, इस पर लिमिट रख देते हैं। लिमिट रखने पर हमें ये वैल्यू मिल जाती है इसके, अर्थात W इक्वल टू PE कोस θ1 माइनस कोस θ2 जूल। अब यहाँ इसको भी हम अलग अलग उस स्थितियों के अंदर वो देख सकते हैं।
अब यदि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समानांतर थीटा इक्वल टू 0 स्थिति से विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत ले जाएं तो किया गया कार्य का मान कितना होगा? क्योंकि थीटा 1 कितना हो गया? 0 हो गया, तो थीटा 2 कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें जो किया गया कार्य है W का मान, उसका मान मिल जाता है W इक्वल टू पी ई साइन थीटा के रूप में हमें ये प्राप्त हो जाता है। सेकेंड पार्ट यदि इसका देखते हैं कि यदि डाइपोल को थीटा इक्वल टू 0 स्थिति से विद्युत क्षेत्र के विपरीत अर्थात थीटा इक्वल टू पाई एंगल तक ले जाएं तो किया गया कार्य कितना हो जाता है? थीटा 1 कितना हो गया? 0 होगा, थीटा 2 कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसलिए ये W का मान कितना हो गया? पी ई इंटू कोस 0 माइनस कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री कितना हो जाता है? -1 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कितना हो गया? ये यहाँ मिल जाता है W इक्वल टू 2 PE जूल, अर्थात पहली स्थिति से जस्ट डबल इस किए गए कार्य का मान हो जाता है। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें? कैलकुलेट करने का तरीका यही है, वर्क डन के रूप में ही हम इसको निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कोई परिणामी बल कार्य नहीं करता है, परंतु उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करता है। अतः द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उसके क्षेत्र के सापेक्ष अभिविन्यास से संबद्ध की जा सकती है। उसकी जो अभिविन्यास होता है उस पर डिपेंड करती है उसकी स्थितिज ऊर्जा। जब विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर होता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, वह यह स्थायी संतुलन की अवस्था में होता है। स्थितिज ऊर्जा की गणना सदैव किसी निर्देश स्थिति के सापेक्ष की जाती है और इस निर्देश स्थिति का चयन सुविधानुसार किया जा सकता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव के लिए क्षेत्र के सापेक्ष लंबवत स्थिति अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री को निर्देश स्थिति मानना सुविधाजनक होता है। अतः क्षेत्र की दिशा से किसी अन्य कोण थीटा पर विद्युत द्विध्रुव रखने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा निम्नानुसार मैं इस समीकरण से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अर्थात U इक्वल टू -90 डिग्री टू थीटा टो डी थीटा। क्यों, कहाँ से शुरू किया है? उसके लंबवत स्थिति से, और इसकी वैल्यू को वो किया है। तो यहाँ इसके अंदर टो की वैल्यू रख देते हैं। तो 90 डिग्री टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो इस तरह से, और यहाँ ये हमें जो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थिति ऊर्जा है, वो मिल जाती है, लिख सकते हैं। तो यहाँ जो हमने फिगर बनाई है उसके अनुसार जो थीटा का जो मेजरमेंट है उस मेजरमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, उसको लेफ्ट हैंडेड उसके अंदर मेजर करते हैं, और जो भलागुण होता है, टॉर्क होता है, उसका जो मेजरमेंट किस तरह से करते हैं वो, या किस तरह से उत्पन्न होता है वो राइट हैंडेड डायरेक्शन के अंदर वो करता है, उत्पन्न कर रहा है। अतः टो इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? -PE साइन थीटा। तो यहाँ इसकी जगह ये लिख सकता हूँ टो इक्वल टू -PE साइन थीटा। ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में U इक्वल टू -PE कोस थीटा दैट इज इक्वल टू -P डॉट E, अर्थात when थीटा इक्वल टू 0 हो तो एनर्जी का इसका मान, पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है, जिसका मान कितना होगा? -PE के बराबर होगा। जबकि दूसरा क्या है कि यदि थीटा इक्वल टू कितना है? पाई है। तो ऐसी स्थिति में जो स्थिति ऊर्जा का मान कितना हो जाता है? +PE के बराबर हो जाता है। तो यहाँ इस तरह से हम एक डाइपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इंटरेक्शन है किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर हम देखते हैं, तो उसके अंदर पाते हैं कि उसके ऊपर परिणामी जो फोर्स होता है उसका मान तो 0 होता है, परंतु उस पर बल आघूर्ण लगता है, और उस बल आघूर्ण के कारण से और जो डाइपोल होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर अपने आप को और एडजस्ट करने के प्रयास में रहता है, और यदि वो नहीं कर पाता है और किसी एंगल पे
रुकता है तो ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है और उस पोटेंशियल एनर्जी का मान हम इन इक्वेशन की सहायता से और बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।